हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द एग्ज़ाम ट्यूटर के इस नए सेशन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चंस को। मिसलेनियस क्वेश्चन का ये जो प्रैक्टिस सेट रहेगा ये आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में आपको 100% हेल्प करेगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो में वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि अलग अलग एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर आप ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। टेलीग्राम चैनल का नाम है द एग्ज़ाम ट्यूटर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर यहाँ से स्कैन करके भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सारी वीडियोज़ की पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following lakes is also known as mysterious lake? निम्नलिखित में से किस झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है? तो इनमें से ऐसी कौन सी झील है जिसे रहस्यमयी झील या फिर मिस्टीरियस लेक के नाम से जाना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, रूपकुंड लेक को जो है रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है रूपकुंड लेक। और इसे रहस्यमयी झील के नाम से क्यों जाना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो लेक है यहाँ पर बहुत सारे मानव कंकाल पाए गए हैं और इन कंकालों के बारे में वैज्ञानिकों ने स्टडी भी की है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये कंकाल किसके हैं और यहाँ कैसे आए हैं। और इसी वजह से इसको मिस्टीरियस लेक या फिर रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, रूपकुंड लेक। देखिए फ्रेंड्स, इन वीडियोस में हम 25 क्वेश्चंस को कवर करते हैं और जब भी आप इन वीडियोस को देखते हैं, इन क्वेश्चंस को करते हैं, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप कॉपी और पेन को लेकर के बैठिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो, मेरा आंसर बताने से पहले आप कॉपी में अपना आंसर मार्क कीजिएगा और देखिएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो तैयारी है, आपकी जो प्रिपरेशन है, उसको आप एक बेहतर ढंग से एनालाइज कर पाएंगे। और लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करनाल बंट डिजीज़ इज़ रिलेटेड टू विच क्रॉप? करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, करनाल बंट को आंशिक बंट के नाम से भी जाना जाता है और ये गेहूँ से रिलेटेड है। गेहूँ की एक डिजीज़ है करनाल बंट, और ये किससे होती है? तो ये एक फंगस से होती है। नाम है टिलिएटिया इंडिका। ये क्या है? एक फंगस है जिसके द्वारा ये डिजीज़ होती है करनाल बंट, जो कि किससे रिलेटेड है? वीट से रिलेटेड है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज़ द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट लोकेटेड? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है ये साउथ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर? साउथ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, और ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये एक शुष्क और बंजर भूमि है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अफ्रीकन कंट्री डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद द मेडिटेरेनियन सी? किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? तो देखिए फ्रेंड्स, अफ्रीकी देश की पूछा है, तो भूमध्य सागर से लगने वाले जो अफ्रीकी देश हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीसिया है, लीबिया है और इजिप्ट है। तो ये कुछ देश हैं जो कि अफ्रीकी देश हैं और इनकी सीमा भूमध्य सागर से लगती है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो मोरक्को हो जाएगा, ट्यूनीसिया हो जाएगा, और ए और बी नहीं हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, चाड जो है इसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, चाड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन व्हाट इज़ द लॉ ऑफ डिमांड बेस्ड? मांग का नियम किस पर आधारित है? तो देखिए फ्रेंड्स, मांग का जो नियम होता है ये उपभोक्ता की प्राथमिकता पर निर्भर होता है। किस पर? उपभोक्ता की प्राथमिकता पर निर्भर होता है मांग का नियम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंज्यूमर्स प्रेफरेंस। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया गया था ये पहली बार किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में जो है पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, और उस समय जो प्रति व्यक्ति वार्षिक आय थी वो कितनी थी? मात्र 20 रुपये थी।
जो पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना का पहला वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया गया था, यह अपनाया गया था प्रोफेसर VK RV राव के द्वारा। प्रोफेसर VK RV राव के द्वारा 1931-32 में जो है पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना का पहला वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया गया था, और जो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था वो लगाया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, When was the first economic reform policy initiated in India? भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार की नीति जो है ये 1991 में शुरू की गई थी। कब? 1991 में जो है भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार की नीति प्रारंभ की गई थी, और ये PV नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा लागू की गई थी, और उस समय जो वित्त मंत्री थे ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये जो नीति है इसे उदारीकरण की नीति भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय इस नीति में LPG रिफॉर्म्स लाए गए थे। LPG मीन्स L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन और G फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो ये नीति अपनाई गई थी। इस नीति में, आर्थिक सुधार की नीति में, इसे उदारीकरण की नीति के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। 1991 में ये जो है लाई गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, When the temperature of a medium increases, what effect does it have on the velocity of light in that medium? जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जब किसी भी मीडियम में टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो उस मीडियम में जो प्रकाश का वेग होता है या प्रकाश का जो वेलोसिटी होती है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की जो गति है ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होती है, जिसका मान होता है 3 × 10⁻⁴ मीटर/सेकेंड के बराबर जो है इसका मान होता है। और ये जो है यानी कि जो प्रकाश का वेग है, प्रकाश की वेलोसिटी है, ये टेम्परेचर या फिर माध्यम की जो स्थिति है उस पर या फिर किसी भी अन्य फैक्टर से प्रभावित नहीं होती है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, रिमेन्स अनचेंज्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट इज द चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में अवस्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, चिनार वन्यजीव विहार जो है ये केरला की इडुक्की जिले में स्थित है, और ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है, और ये एक बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। याद रखिएगा, चिनार वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कहाँ पर है? ये है केरला में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन? पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, सरफेस टेंशन का जो SI मात्रक है ये N/मीटर या फिर J/मीटर² होता है। ऑप्शन में हमें N/मीटर दिया है, तो आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन ए, N/मीटर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दो ऑप्शन सेम है, N/मीटर, तो इसमें A + B होना चाहिए, तो ऑप्शन में थोड़ा ये मिस्टेक है, आप देख लीजिएगा, इसका आंसर यही बनेगा N/मीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ फास्फोरस? निम्नलिखित में से फास्फोरस का अयस्क नहीं है। तो इनमें से फास्फोरस का अयस्क कौन सा नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फास्फोरस के अयस्क कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, फॉस्फेराइट जो है ये क्या है? फास्फोरस का एक अयस्क है। एपेटाइट, फ्लोरेपेटाइट और फ्रैंकोलाइट, क्लोरापाइट, ये सब क्या है? ये कुछ फास्फोरस के अयस्क हैं। अब ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें हो जाएगा फॉस्फोराइट, फ्लोरापेटाइट और क्लोरापाइट। तो ये सब क्या है? फास्फोरस के अयस्क हैं। लेकिन ग्रेनाइट जो है ये फास्फोरस का अयस्क नहीं है। ग्रेनाइट क्या है? ये एक रॉक है, चट्टान है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ग्रेनाइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एबिलिटी ऑफ ए केमिकल एलिमेंट टू कंबाइन विद अदर एलिमेंट इज डिटेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता निम्नलिखित में से किसके द्वारा पता लगाई जा सकती है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो केमिकल एलिमेंट्स होते हैं वो अदर एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, और उनकी जो कंबाइन करने की एबिलिटी है ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो ये पता लगाई जा सकती है उसकी संयोजकता यानी कि बाई वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? कोई भी एलिमेंट है उसकी जो आउटर मोस्ट सेल होती है, आउटर मोस्ट सेल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होती है? उस एलिमेंट की वैलेंसी होती है। और इसी से हम कोई भी रासायनिक तत्व जो है उसके दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता को पता लगा सकती हैं। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, वैलेंसी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
वॉशिंग सोडा इज़ द कॉमन नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? तो वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन सोडियम क्लोराइड एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो देखिए फ्रेंड्स, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, ये क्या है? ये सॉल्ट है, यानी कि जो कॉमन नमक होता है उसका साइंटिफिक नेम है NaCl। अब इसमें पूछा है कि इसमें उपस्थित कौन सी अशुद्धता होती है जो कि नमी सोखती है। आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में नमक जो है थोड़ा गीला गीला सा हो जाता है, तो वो क्या कर लेता है? नमी सोख लेता है। तो इसमें कौन सी अशुद्धता होती है जो कि नमी सोखती है? तो देखिए फ्रेंड्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड इसमें उपस्थित होते हैं अशुद्धियों के रूप में, जो कि नमी सोखते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, मैग्नीशियम क्लोराइड। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए सॉल्यूशन इज ए कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ। एक घोल किसका कोलॉइडी विलयन होता है? तो ए सॉल्यूशन इज ए कोलॉइडी सॉल्यूशन ऑफ, तो लिक्विड में लिक्विड का होता है, किसमें? द्रव में। द्रव का जो है घोल एक कोलॉइडी विलयन होता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, लिक्विड इन लिक्विड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट और ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय द अल्जाइमर्स डिजीज। अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा भाग या अंग प्रभावित होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, अल्जाइमर डिजीज़ जो है ये ब्रेन से रिलेटेड होती है। किससे? ब्रेन से रिलेटेड होती है, और ये ब्रेन के उन हिस्सों को डैमेज करती है जो कि मेमोरी से रिलेटेड होते हैं, थिंकिंग पावर से रिलेटेड होते हैं, लॉजिकल थिंकिंग जिसे कहा जाता है, और लैंग्वेज से जुड़े होते हैं। तो ये ब्रेन के उन पार्ट को डैमेज कर देती है। तो ये बेसिकली किससे रिलेटेड होती है? ब्रेन से रिलेटेड होती है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ब्रेन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज द रेगुलेटरी सेंटर फॉर स्वेलोइंग एंड स्पीटिंग। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो ह्यूमन ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि स्वेलोइंग और स्पीटिंग से रिलेटेड है? तो ये है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है ये रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ होता है, और ये बॉडी की कई एक्टिविटी जो कि ऑटोनोमस एक्टिविटी होती हैं, जैसे कि हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, स्वेलोइंग और वॉमिटिंग आदि को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा करता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स ऑन द जॉइंट इज ड्यू टू। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना क्या कहलाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जोड़ों पर यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल है वो जमा हो जाते हैं, इसे कहा जाता है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का एक टाइप गाउट भी होता है, ये भी सेम सा ही रहता है, लेकिन ये एक आर्थराइटिस का टाइप है गाउट, जिसमें क्या होता है, यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल है वो जमा होने लगते हैं जोड़ों पर, और जोड़ों में सूजन रहती है और दर्द रहने लगता है। ये होता है आर्थराइटिस। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं जिनको WBC कहा जाता है, इनका बॉडी में मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, इन्फेक्शन और डिजीज़ से बचाना, बॉडी को इन्फेक्शन और डिजीज़ से बचाना जो है ये मेन फंक्शन होता है किसका? वाइट ब्लड सेल्स का, यानी कि WBCs का। ऑप्शन में दिया है ऑप्शन बी, फाइट फंक्शंस। तो आंसर यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट ऑफ द मालवेसी फैमिली। निम्नलिखित में से कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है? तो इनमें से ऐसा कौन सा पौधा है जो कि मालवेसी फैमिली से बिलोंग नहीं करता है? तो देखिए, कॉटन जो है ये भी मालवेसी फैमिली का प्लांट है। ओकरा यानी कि भिंडी जो है ये भी मालवेसी फैमिली का प्लांट है, और गुड़हल भी जो है मालवेसी फैमिली का प्लांट है। लेकिन मस्टर्ड जो है ये मालवेसी फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, ये क्रूसीफेरी का प्लांट है। किसका? क्रूसीफेरी फैमिली में आता है मस्टर्ड। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी। निम्नलिखित में से लोधी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए फ्रेंड्स, लोधी राजवंश की स्थापना जो है बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी 1451 में। कब? बहलोल लोधी के द्वारा 1451 में लोधी राजवंश की स्थापना की गई थी, और 1451 से 1489 तक इसने शासन किया है। लोधी राजवंश में 3 शासक हुए हैं, पहला बहलोल लोधी, दूसरा सिकंदर लोधी, और तीसरा हुआ है इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी ने 1489 से 1517 तक शासन किया है, और उसके बाद इब्राहिम लोधी ने
1517 से 1526 तक शासन किया है। इब्राहिम लोदी को लोदी राजवंश का सबसे महान शासक माना जाता है। स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, बहलोल लोदी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रोड द मेडिवल एपिक पद्मावत? मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था? तो देखिए फ्रेंड्स, मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत जो है ये लिखा गया था मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में ये पद्मावत लिखा था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु बिल्ट हुमायूंस टॉम्ब इन दिल्ली? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो देखिए फ्रेंड्स, दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा बनवाया गया है ये इनकी पत्नी, हुमायूं की जो पत्नी थी, पहली और प्रमुख पत्नी महारानी बेगा बेगम, जिन्हें हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है, इनके द्वारा जो है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया गया था। और इन्होंने एक फारसी वास्तुकार थे मिरक मिर्जा घियास, उनको चयनित किया था और उनके द्वारा जो है ये दिल्ली में हुमायूं का मकबरा निर्मित किया गया था। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, हाजी बेगम के द्वारा जो है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया गया था। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द विजयनगर किंग्स रूल्ड इन द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स? विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया? तो देखिए फ्रेंड्स, जो विजयनगर राजा थे, विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे, उन्होंने खुद को भगवान शिव के रूप विरूपाक्ष का प्रतिनिधि माना था। अपने आप को ये भगवान शिव के रूप विरूपाक्ष का प्रतिनिधि मानते थे और इसी के नाम पर जो है ये शासन करते थे। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, विरूपाक्ष। नेक्स्ट देख लेते हैं। द फॉरेन ट्रैवलर डायमेकस विजिटेड द कोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? विदेशी यात्री डायमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार में भारत आया था? तो देखिए फ्रेंड्स, विदेशी यात्री डायमेकस जो है ये बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके? बिंदुसार के दरबार में जो है विदेशी यात्री डायमेकस आया था और ये एक यूनानी राजदूत था। इसने भारत के राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो याद रखिएगा, डायमेकस जो है ये बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन दिया है। विच न्यूज़पेपर वॉज एडिटेड बाई बाल गंगाधर तिलक? बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे? ऑप्शंस हैं केसरी, प्रताप, बंगाली या फिर इंडिया मिरर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।